कैंसर वैक्सीन 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी 100-101 बुखार भी फ़ोन देते हैं और वो फ़ोन कई बार होम मिनिस्ट्री से होता है या दिल्ली हेड ऑफिस से होता है। हम गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स मैंने अलग अलग देशों से पढ़ाई किया, मटेरियल इकट्ठा किया, फिर वहाँ से मैं लेटेस्ट गैजेट्स लेकर आई। और गर्ल हो या बॉय, लेकिन पेरेंट्स की जो स्माइल होती है बेबी को देखने के बाद वो अमेजिंग होती है। ग्रेट। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है सूरत के जाने माने और गुजरात के बेहतरीन डॉक्टर सोनिया चंदानी जी। मैम वेलकम। वैसे तो मैम का इंट्रोड्यूस करना यानी कि सूरज को आईना दिखाने जैसा है, तो मैम आज हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हम जानेंगे, सीखेंगे उनके माध्यम से कि क्या ओवरऑल ये इंडस्ट्री में या डॉक्टर्स जो पिछले काफ़ी सालों से वो बॉम्बे हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, तो उनकी क्या जर्नी रही और अभी की जो डॉक्टर्स है उन लोगों को क्या इसमें से सीखने को मिल सकता है। सो वेलकम मैम। मैम पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल का नाम कैसे आपने सोचा? थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया है। मैं सूरत लगभग 22 साल पहले आई और बॉम्बे से आई, इसलिए हॉस्पिटल का नाम बॉम्बे हॉस्पिटल प्लान किया। बर्थ जिस हॉस्पिटल में हुआ था बॉम्बे में, उसी हॉस्पिटल में मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो डेफिनेटली एक अटैचमेंट था और सूरत में नए थे, इसलिए हमने ये प्लान किया। ग्रेट ग्रेट। सो वैसे तो मैम को काफ़ी लोग, हम सब मदर टेरेसा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही हम्बल है, बने मेरा सूरत महान, और बहुत ऐसे उन्होंने एनजीओ के साथ मिलके काम किए हैं। तो मैम क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है या क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है ये सब चीज़ों को करने के लिए? जो मेडिकल साइंस है एक्चुअली इट इज़ मोर ऑफ एजुकेशन, यानी जितना आप अवेयर होते हैं, जितना आप जानते हैं, उतना आप बच सकते हैं। राइट। एक लाइन आपने भी सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर बचाव से ही रोकथाम हो जाए, यही उद्देश्य लेकर, और हम एक बहुत बड़ा देश है जिसका हेल्थ केयर का फंडिंग उतना ज़्यादा नहीं है, तो बचाव में ही समझदारी है। राइट। सो अभी तक कितने एनजीओ के साथ आप जुड़े हैं, या आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, या आने वाले टाइम पे आप क्या प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोगों ने हमें अप्रोच किया, कभी भी हमने हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही था कि सूरत को हेल्दी बनाना है। हॉस्पिटल का लोगो है BMSH और हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बने मेरा सूरत हेल्दी। तो सूरत ही नहीं, साउथ गुजरात में जितने भी लोगों ने हेल्थ रिलेटेड कैंप आयोजित किए और हमें कहा, हमने हमेशा उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उनकी हेल्थ के बारे में साथ दिया। राइट। और इसके साथ में मैंने देखा कि आप यंग डॉक्टर्स जो है, अभी का जो यूथ है, उनके लिए भी बहुत कुछ काम करते हैं, और ख़ास करके ये टाइप के वीडियोस से उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए कि कैसे वो आगे बढ़ सके, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अलग अलग कंपटीशन है, चैलेंज है, नए नए इक्विपमेंट के साथ नया नॉलेज गेन करना और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, और वो यंग यूथ को आप कैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोटिवेशन तो हमें यंग डॉक्टर्स से ही मिलता है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी और नई अप्रोच के साथ, नए एंथुजियाज़म के साथ हमारे फील्ड में आते हैं। तो उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। लेकिन जो आजकल के यंग डॉक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी थोड़ी ज़्यादा करते हैं। मैं क्लिनिकल टच में बिलीव करती हूँ, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ जो है उसे केवल रोबोट की तरह एक मशीन के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट ओनली फिज़िकल हेल्थ, बल्कि आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बेहतर क्लिनिशियन बने। तो जो डॉक्टर्स को हम ट्रेन करते हैं उनको हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ग्रेट। और जैसे कि सबको मालूम है कि मैम एज ए गायनिक भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। मतलब मैंने जहाँ तक देखा या सुना है, लोग बहुत दूर दूर से उनके पास अपना इलाज या ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। सो एक्सपेक्टेड वुमेन के लिए आपके क्या टिप्स है, या क्या उनको प्रिकॉशंस रखने चाहिए?
आजकल की जो एक्सपेक्टेड ममाज होती हैं, मैंने देखा वो बहुत एंग्शियस होते हैं, गैर ज़रूरी चिंता अक्सर करते रहते हैं, और कई बार बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू गैदर करते हैं वो उनके लिए वैलिड भी नहीं होता है। तो अपने डॉक्टर के साथ अपने सारे क्वेरीज आप जब भी विज़िट करें अच्छे से सॉल्व करें, एंड डोंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें, ये मत करो वो मत करो, मीन्स एक्टिविटीज़ मत करो, टोटली बेड रेस्ट में आ जाओ। प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है, इसे जितना नेचुरल कुदरती अनुभव के साथ हम लेते हैं उतना ही प्यारा रिजल्ट आता है। तो ममाज शुड बी मोर फ्री एंड हैप्पी। ग्रेट। और जैसे कि अभी व्हाट्सअप का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो काफ़ी हमने देखा है कि जो भी पेशेंट है वो फ़ोन पे या व्हाट्सअप पे ही सब पूछते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं, या क्या ये चीज़ के लिए आपका मैसेज है लोगों को? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उसको उन्होंने कहा था इडियट सिंड्रोम, मतलब इंफॉर्मेशन डिराइव्ड थ्रू इंटरनेट अफेक्टिंग द ट्रीटमेंट। तो जो समझिए किसी को खांसी है, मैंने उनको कहा आप अज़िथ्राल या ज़ैथ्रीन ले लीजिए, तो बोलते हैं डॉक्टर वो तो मैंने पहले ही ले ली। फिर मैंने कोई कफ सिरप का नाम लिया, डॉक्टर वो भी मैं 2 दिन से ले रहा हूँ। अच्छा, तब आप ये ब्लड टेस्ट या थ्रोट स्वैब करा लीजिए, डॉक्टर वो भी मैं कर चुका हूँ। तो आधा अधूरा ट्रीटमेंट और गैर ज़रूरी चीज़ें करके हम अपने ट्रीटमेंट को कई बार रोक रहे होते हैं, और कई बार एक ही समय पर बहुत सारे ओपिनियंस लेकर अपने ट्रीटमेंट में रुकावट डाल रहे होते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि हर फैमिली का एक डॉक्टर होना चाहिए, और वो फैमिली डॉक्टर आपके ट्रेडिशन को अच्छी तरह जानते हैं, आपकी पूरी हेल्थ को भी अच्छे से जानते हैं। आप हर एपिसोड के लिए एक नया डॉक्टर चूज़ करते हैं, बिकॉज आपकी हेल्थ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक जर्नी है। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स एंड कीप इन टच विद देम। ग्रेट। सो बहुत ऐसी चीज़ें हमें ये पॉडकास्ट से भी समझने को मिल रही है कि क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल जो एक्सपेक्टेड वुमेन है, जैसे कि हम लोग फोटोग्राफी इंडस्ट्री से है, तो हमारे वहाँ भी वो लोग मैटरनिटी शूट करवाने के लिए आते हैं, और बहुत सारे ऐसे उनके अलग अलग ड्रीम्स रहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो। तो मतलब ये जर्नी को उनको कैसे पास आउट करनी है, या ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव टाइम उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं कि जिससे मतलब बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे और ओवरऑल फैमिली खुश रहे। जो रेडिएशन वाला जोन होता है ना, अक्सर ममाज को पता नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपने आसपास एक चेकअप ज़रूर करवा लें। अपने न्यूट्रिशन पे खास ध्यान दें। न्यूट्रिशन यानी जो भी आप अंदर दे रहे हो पोषण अपने बच्चे को, उसे आप कैलोरी काउंट, प्रोटीन काउंट, एडिक्वेट विटामिन्स के थ्रू ज़रूर समझ लें। सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी। और रेस्ट लेने की बजाय जितना फिज़िकली वो एक्टिव रहते हैं, और अभी तो हमारे पास इतने प्यारे क्लासेस होते हैं जिसमें ममाज एक सपोर्ट ग्रुप के साथ खुद को एक्टिव फील करते हैं। और थर्ड थिंग, उनके जो थॉट्स हैं, कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, बट जितना उसको पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ग्रेट। और वैसे हमने देखा भी है और सुना भी है कि बॉम्बे हॉस्पिटल अलग अलग मामास के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में भी आपने कुछ योगा या ऐसे कुछ एक्टिविटी की थी, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए कि क्या है वो और क्या फ़ायदे हैं उसके। एक्चुअली घर पे कई बार मम्मीज़ को ऐसा कहा जाता है कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में ज़रूर हम कुछ प्रिकॉशंस देते हैं, लेकिन अक्सर प्रेगनेंसी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मैं कहती हूँ कि अगर तुम टाइग्रेस होती या बर्ड होती या फिश होती तो क्या तुम बेड रेस्ट में होती। और मेरे पेशेंट्स अक्सर फिर हंस देते हैं। तो उन्हें वो सभी अनुभव कराने के लिए कि एक चिड़िया की तरह हम कैसे उड़ें, एक मछली की तरह हम कैसे तैरें, और नॉर्मल लाइफ में भी हम एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज मॉडल उनके साथ शेयर करते हैं। तो ज़मीन पर और पानी में तो डेफिनेटली हम बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ उनके साथ कर रहे हैं, और एयर वाली एक्टिविटीज़ हम उनको बॉल एक्सरसाइजेस के थ्रू सिखाते हैं। ग्रेट। और अक्सर देखा गया है कि मामाज मतलब जैसे अगर फर्स्ट चाइल्ड उनका है तो बहुत मतलब वो इनसिक्योर रहते हैं या बहुत घबराए रहते हैं, तो एज अ मोटिवेटर, एज अ मदर इंडिया, आप कैसे वो सेंसिटिव चीज़ों को हैंडल करते हैं या कैसे उनको मोटिवेट करते हैं ये चीज़ों को लेके?
मेरी भी 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ हुए। उस दौरान मुझे भी कई बार बहुत सारे सवाल मन में आते थे और श्योर नहीं होता था कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। तो ऐसा फ़ील करना काफ़ी नॉर्मल है। थोड़ा-सी परेशानी होने पर, कभी दुख रहा है, कभी थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, तो इनसिक्योरिटी आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने चेकअप करा लिया, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके डॉक्टर आपको रीअश्योर कर रहे हैं, तब आपको तुरंत रीअश्योर भी हो जाना है। और उस दौरान जितना आप एक्टिव रहते हो, जितना डोंट्स का ध्यान रखते हो कि ये नहीं करना है अगर कहा गया है, तो फिर आप उसे अवॉइड करें। जैसे जंक फूड मम्माज़ को बहुत पसंद होता है, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, तो रॉन्ग टाइप ऑफ फूड लेते हैं, फिर स्टमक में पेन होता है। तो डोंट्स पर काफ़ी ध्यान दें। अगर कई बार कोई सर्जरी हुई है और उस टाइम पर आपको 15 डेज़ कहा गया है कि बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आप एक कार ड्राइव के लिए बहुत एंथू हो रहे हो, तो शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो एक्टिव रहें और हैप्पी रहें, दिस इज़ द मैसेज। राइट। अभी इतने सालों से आप ये इंडस्ट्री में है और ओवरऑल आपने अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स को चेक किया रहेगा और बहुत ऐसी अप एंड डाउन्स मोमेंट आपकी लाइफ में भी आई होगी। तो ऐसी कोई हैप्पी मोमेंट कि जहाँ पे मतलब पेरेंट्स इतने हैप्पी हुए, या आपको अगर आपके टॉप 5 पेरेंट्स में से कोई नाम याद आए, तो ऐसी कोई मोमेंट आपको याद आती हो तो वो शेयर कीजिए। नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन एक कॉर्पोरेट के एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय थे, उनकी सेकंड मैरिज हुई थी, उनका रिटायरमेंट हो गया था एंड जो वाइफ़ थी वो भी 50 इयर्स से ऊपर थी और हमने उनको एक बेबी दिया था। तो उनके पूरे गाँव से लोग मुझे मिलने आए थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं, देखा नहीं। सो पहली वाइफ़ को भी बेबी नहीं था और सेकंड को हमारे थ्रू आए एक बहुत सीनियर एज में एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर को, एंड दैट वाज़ द मोमेंट ऑफ द डे। राइट, ग्रेट। सो दोस्तों, डॉक्टर को मतलब धरती का भगवान बोला जाता है और जैसे कि मैम के अगर हमने जितने भी केस स्टडी किए, तो एक से एक चैलेंजिंग केस में उन्होंने बहुत वाव इफ़ेक्ट क्रिएट की है या फैमिली को इतनी हैप्पीनेस दी है कि आज की डेट में भी वो उनको एज अ गॉड मानते हैं। तो मैम, ओवरऑल फैमिली के लिए मतलब अभी तो जैसे पहले बॉय गर्ल वाला ज़माना था, लेकिन अभी बहुत लोग ओपन हो गए, इनफैक्ट गर्ल्स का भी ज़्यादा वो करते हैं। तो आज की डेट में भी आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं या आप वो सब चीज़ों में अभी भी ऐसे कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो? मेरे पास तो अक्सर ऐसा हुआ कि तीसरी भी बेटी मेरे पास ही हुई है। ओके। सो पीपल हैव बीन वेरी ओपन दीज डेज, एंड अगर मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाती हूँ और डिलीवर करती हूँ, तो मुझे मैंडेटरी उन्हें बताना होता है कि आपका बेबी बॉय एक्सपेक्टेड है या बेबी गर्ल एक्सपेक्टेड है। कुदरती हमारे देश में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि हम ये डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, बट अदरवाइज़ पेरेंट्स के लिए तो बेबी सेम ही होते हैं। शायद थोड़ा बहुत सोशल प्रेशर होता है जिसके कारण वो कई बार एक्सेप्टेंस में टाइम लगाते हैं, लेकिन कभी भी अगर मैंने किसी को कहा हो अच्छा ठीक है आपकी 4th बेटी आप ये मुझे दे दो, अभी मेरे बेबीज़ तो बड़े हो गए, सो वो कभी देते नहीं हैं। सभी पेरेंट्स अपने सभी बेबीज़ को बहुत प्यार करते हैं। राइट, राइट। और प्रिकॉशंस के लिए आप क्या उनको टिप्स देते हैं, लाइक आफ्टर बॉर्न वैक्सीन हुआ या ये सब चीज़ों में कैसे वो बॉम्बे हॉस्पिटल उनको हेल्प करता है? बेबी का वैक्सीनेशन तो बर्थ के टाइम से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर जो मिस होता है हमारे देश में वो है मम्मा का वैक्सीनेशन। और मम्मा का वैक्सीनेशन स्पेशली फॉर कैंसर वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बेबी को आप इस वर्ल्ड में लाए हो उसके साथ कमिंग 3-4 डिकेड्स तो आपको होना ही चाहिए। और कैंसर के कारण हर 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है और ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर हो, सेम टाइम पर सेम फॉलोअप्स में जब आप बेबी के वैक्सीनेशन के लिए आते हो तो वो हो जाते हैं। और ऐसी कुछ और भी वैक्सीन्स हैं जो फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से या उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन कैंसर वैक्सीन सभी मम्मियों को डिलीवरी के बाद ले लेना चाहिए। ओके, ग्रेट। कई बार हमने देखा है कि जैसे हम अगेन फोटोग्राफी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम हॉस्पिटल में जाके भी शूट करते हैं, वहाँ पे की भी एक अलग हैप्पीनेस रहती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलने आते हैं, मतलब एक खुशी का माहौल रहता है। तो वो टाइम पे आपके हॉस्पिटल में कैसा सेलिब्रेशन होता है, क्या माहौल बनता है? एक्चुअली लगभग मैरिज जैसा ही माहौल हो जाता है। केक कटिंग से लेकर गार्लैंडिंग
से लेकर बलून डेकोरेशन से लेकर इवन एवरीडे हमारे लिए भी एक इवेंट सेलिब्रेशन जैसा ही होता है। और गर्ल हो या बॉय, लेकिन पेरेंट्स की जो स्माइल होती है बेबी को देखने के बाद वो अमेजिंग होती है। ग्रेट। और ओवरऑल अभी टीनेज मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि 2000 के बाद के जो भी बॉर्न है और वो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, तो पहले के जो पेरेंट्स थे और अभी के जो है उनमें क्या आपको डिफरेंशिएट दिखता है? अभी के पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर बात करूं कि पहले के पेरेंट्स के बेबी ने अगर 2-3 बार छींक दिया, उसे 100-101 बुखार भी है, तो वो घर पर थोड़ा बहुत पट्टी वगैरह रख कर संभाल लेते। लेकिन अभी के पेरेंट्स तो फर्स्ट कॉल डॉक्टर को इमीडिएटली करेंगे, 2 बार ड्रॉप्स खुद दे चुके होंगे और फिर इमीडिएटली बेबी को इम्यूनिटी के लिए एडमिशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसे मिट्टी में खेलने नहीं देंगे, घर से बाहर अकेले जाने नहीं देंगे, कुछ हैंडल नहीं करने देंगे और हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि नेचुरली भी जो उनकी इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो पाती है। सो लिटिल ओवर सेंसिटिव पेरेंट्स आई सी। एंड न्यूट्रिशन में भी सो मेनी टाइम्स हम जोमेटो से ऑर्डर करवा देते हैं क्योंकि वर्किंग ममाज होते हैं। तो जो मम्मा पहले अपने हाथ से खाना बना के अपने हाथ से खिलाती थी, कई बार मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि बच्चे केयर टेकर्स के साथ होते हैं और जो न्यूट्रिशन आइडियली उनको 25 साल की उम्र तक मिलना चाहिए, जो माँ के हाथ से मिलना चाहिए, वो कई बार मिस हो जाता है। राइट। बहुत ही मतलब उम्दा नॉलेज है मैम का। मतलब मैं ये पॉडकास्ट से भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ उनसे। तो मैम ये कई बार क्या होता है कि जैसे क्रिकेटर के साथ मैं एग्जांपल लूँ कि भाई लास्ट ओवर में उसको मतलब 15 रन मारने हैं, तो उतना प्रेशर वो कैप्टन पे रहता है। तो वैसे ही मैंने देखा है कि डॉक्टर पे भी काफ़ी बार प्रेशर रहता है। मतलब अगर कोई एडमिट हुआ है तो इसकी पहचान उसकी पहचान 10 जन के पास से वो कॉल करवा देता है, डॉक्टर को लगता है कि कौन आ गया है ये करके। तो ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे कूल एंड काम हैंडल करते हो? एक्चुअली कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट से फ़ोन देते हैं और वो फ़ोन कई बार होम मिनिस्ट्री से होता है या दिल्ली हेड ऑफिस से होता है। हमें भी पता नहीं होता कि ये पेशेंट कहाँ से आया है। कई बार किसी मिनिस्टर का ड्राइवर भी होता है, लेकिन उसकी वट इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिए भी मुश्किल होता है। बट लकीली मेरी टीम बहुत ही संजीदा है, सभी पेशेंट्स को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, और उनका बैकग्राउंड जो भी हो हम अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं कि मेडिकली जो भी उन्हें चाहिए हम दे पाएँ। और कई बार अगर इमोशनली उन्हें कुछ स्पेशल नीड है तो उसके लिए भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। ग्रेट। मैम थोड़ा हम बॉम्बे हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहेंगे डीप लेवल पे कि कौन कौन से टीम मेंबर है आपके साथ, या ओवरऑल आप कैसे चीज़ों को और नए तरीके से आप पेशेंट को और अच्छी फैसिलिटी मिले वो हिसाब से प्लान कर रहे हैं? मेरा जो पुराना हॉस्पिटल था वो सिटीलाइट में था, जो अभी भी है। और अभी जो हमने लगभग 8-9 साल से प्लान किया वो श्याम मंदिर के पास अटलांटा शॉपिंग में अल्थान एरिया में जो हॉस्पिटल है वो 40,000 स्क्वायर फीट का है और उसमें हमारे पास लगभग 100 बेड्स का प्रोविज़न है। हालांकि अभी उसमें से फंक्शनिंग पूरे नहीं हैं, शायद बच्चे आए तो हम उसे प्लान कर लें। आई एम वेटिंग फॉर माई किड्स। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये विज़न मुझे था कि जो भी मेरे पास पेशेंट आए, और अक्सर एक फैमिली की ज़रूरत होती है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें अलग अलग ना जाना पड़े। जैसे अगर आप कोई ऑपरेशन भी प्लान कर रहे हैं तो इकोकार्डियोग्राफी के लिए आपको अलग जगह जाना है, एक्सरे के लिए अलग जगह जाना है, और ब्लड टेस्ट के लिए कुछ और प्लान करना है, डेंटल हो गया, आई हो गया, या रिहैबिलिटेशन हो गया। और एक परिवार को छोटे बच्चे से लेकर जो ग्रैंड पेरेंट्स तक की ज़रूरतें होती हैं 90% वो कॉमन होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को विद लेटेस्ट गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स, मैंने अलग अलग देशों से पढ़ाई किया, मटेरियल इकट्ठा किया, फिर वहाँ से मैं लेटेस्ट गैजेट्स लेकर आई। एक स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है परिवार को साथ में लेकर चलना, और अगर कोई बीमार है तो अक्सर लेडी को ही सब जगह दादा दादी, नाना नानी और बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, या ऑफिस गोअर बॉय भी हो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है टाइम निकाल पाना। तो अब ये है कि भाई दादी का आई चेकअप चल रहा है, दादा का फिजियो चल रहा है, बच्चे ने पीडियाट्रिशियन को दिखा दिया और लेडी ने मुझे दिखा दिया, तो विद इन 1 to 2 आवर्स उनका सारा हो जाता है। अक्सर कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप के लिए भी जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो लोग 1 दिन की छुट्टी लेके आते हैं और विद इन 2 आवर्स हम उनका सब कंप्लीट कर देते हैं। तो उन लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारा इतने कम टाइम में
इतने बढ़िया डॉक्टर्स के साथ, इतने लेटेस्ट गैजेट्स के साथ कंप्लीट काम हो गया। ग्रेट। सो दिस वाज द विजन। क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ तो मुझे कई बार लगता था कि टाइम की वैल्यू हमें होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सूरत में भी वो कल्चर आ रहा है कि वी वैल्यू टाइम मोर। अदरवाइज शायद कई बार हम रिलैक्स रहते थे। एग्जैक्टली। लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि आपको बेस्ट टीम, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट टाइमिंग के साथ बेस्ट रिजल्ट दे दे। ग्रेट ग्रेट। सो ये इतनी डीप लेवल पे आप काम करते हो, तो आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो? मतलब डॉक्टर इटसेल्फ, उनका भी ओवरऑल तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या अपने लिए करते हो जिससे व्यूअर को आइडिया लगे कि हाँ, ये डॉक्टर इतने फिट है जिससे वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर पाते हैं? अक्सर मुझे सब लोग कहते हैं कि आपकी एज आपकी स्किन से पता नहीं चलती आप क्या ट्रीटमेंट करते हो। सो आई थिंक गो विद द फ्लो। जैसा भी दिन है, जो भी चैलेंजेस हैं, वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो पहली चीज़ आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा, हो सकता है कई बार आपके जॉब शेड्यूल के कारण फूड का टाइमिंग अलग हो जाए, लेकिन हाइड्रेशन का यानी लिक्विड्स का, एटलीस्ट पानी का आप विशेष ध्यान रखें। और जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर स्ट्रेचिंग्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। साथ ही साथ मैं एक मेडिटेशन ट्रेनिंग के लिए एवरी 6 मंथ्स चली जाती हूँ। तो उससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजुविनेशन मिलता है। और मेरे यहाँ बहुत बढ़िया फिजियो एंड रिहैब डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं समय बिताना बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, ग्रेट। सो ये है उनकी तंदुरुस्ती का राज। और साथ में हम जानना चाहेंगे कि कैंसर के लिए भी आप बहुत सारे ऐसे नॉलेज है आपको और बहुत सारे ऐसे आप अवेयरनेस कैंप चला रहे हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या इसके लिए करना चाहिए या कौन सी ट्रीटमेंट या कैसे प्रिकॉशंस इसके लिए लेने चाहिए? लगभग 10-12 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था एक समाज के साथ। भटार की एक बस्ती में किया था और 800 महिलाओं का कैंसर स्क्रीनिंग, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड। और मुझे ध्यान नहीं कि किसी और देश में ऐसा कभी हुआ है। हमने लगभग सुबह 10 से शाम के 4 बजे के बीच में कर लिया था। और ऐसे कई प्रोग्राम्स हमने उसके बाद भी किए हैं। कैंसर का बचाव अगर अर्ली स्टेज में हो जाए तो संभव है, और कैंसर वैक्सीन भी अब अवेलेबल है। तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें अगर आप अपने टीम्स का कैंसर स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं। बने मेरा सूरत हेल्दी टीम आकर आपके लिए ये काम कर सकती है। मैंने काफ़ी गायनेक्स को भी इसके लिए ट्रेनिंग दिया, जिसके लिए अब मुझे 3 जुलाई को एक अवार्ड भी बॉम्बे में मिलने वाला है। और मेरा बर्थडे 4 फरवरी का है और कुदरती वो सर्वाइकल कैंसर डे भी है। तो मुझे ऐसा लगता था शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए चुना है कि मेरी लाइफ का ये मिशन हो। और सूरत के फर्स्ट 100 वैक्सीन्स जो कैंसर के आए थे, वो भी हमारी ही टीम के द्वारा दिए गए। तो मुझे एक ऊपर से आवाज़ आती है कि नहीं, इसके लिए ही हमारी टीम को ज़बरदस्त काम करना है। और बहुत खुशी मिलती है जब हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उस फीमेल की लाइफ तो बचाती हैं, साथ ही साथ उसके फैमिली को भी एक बेहतरीन ज़िंदगी देते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो कैंसर के लिए बहुत सारे उनके पास सॉल्यूशंस है या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, मैम से 1 to 1 कर सकते हो। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं 10 डेज़ के रहते हैं, उनका हम रैपिंग करके फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं और बहुत सारे हम भी प्रिकॉशंस रखते हैं। लेकिन जो आफ्टर बॉर्न से लेके 3 इयर्स या 5 इयर्स तक की जो बच्चे की जर्नी रहती है, उसमें पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिसकी वजह से उसकी हेल्थ लॉन्ग लाइफ तक बहुत अच्छी से रहे? सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है हमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। बट कई बार मम्मा वीक फील करते हैं या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन तो भी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए। टॉप फीडिंग कुछ सिचुएशंस में देना ज़रूरी होता है, लेकिन वो कम से कम समय तक ही दिया जाना चाहिए। मम्मा और बेबी का कांटेक्ट जितना ज़्यादा और जल्दी होगा, उतना बेबी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा। और बजाय कि कोई आपके बेबी की मसाज कर रहा है या उसका कोई केयर टेक कर रहा है, अगर पेरेंट्स केयर टेक करते हैं तो वो बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सिमिलरली रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर वैक्सीनेशन, बेबी का ग्रोथ कैसा है, एक्टिविटीज़ कैसे हैं। हमारे पास अभी 9 महीने का एक बच्चा है जिसका एक फॉलोअप मिस हो गया था और उस बच्चे को कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज है। तो वो डायग्नोसिस होता ही 9 महीने के आसपास है। तो रेगुलर फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे ही कई बार आप रेडीमेड चीज़ें बच्चे को दे रहे हैं, उसकी बजाय आप घर में बनाई हुई चीज़ें बच्चे को दें। अगर आप 6 महीने के बाद कुछ खाना पीना बच्चे का चालू करना चाहते हैं तो इट शुड बी होम बेस्ड एंड फ्रेश, ग्रेट। लाइव, मतलब आपने स्टॉक करके रखा है और आप बच्चे को वो दे रहे हो। थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, लेकिन बच्चे की 5 साल तक की तंदुरुस्ती उसकी जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। न केवल ब्रेन ग्रोथ बल्कि इम्यूनिटी पावर भी तब तेज़ी से बढ़ता है। एग्जैक्टली। और आप अगर उन्हें बाहर ले जाते हैं तो डॉक्टरी सलाह से कुछ मेडिकल किट लेकर जाएं, तो इमरजेंसी में उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, राइट। बहुत ही बढ़िया आपने ये इनपुट दिए। और साथ में एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी पिछले कुछ समय से हमने सुना है गर्भ संस्कार या वो जो अपने पौराणिक चीज़ें चल रही थी वो वापस से अभी आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है या कितनी ज़रूरी ये चीज़ें हैं? एक्चुअली गर्भ संस्कार एक कॉन्सेप्ट के रूप में अभी आया है, लेकिन हमारे देश के कल्चर में तो ये शुरू से ही रहा है। मतलब माँ क्या सोचती है, क्या पोषण बच्चे को देती है, किस वातावरण में रहती है और किस तरीके से अपने बच्चे की अंदरूनी परवरिश करती है, इस बात को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। न केवल प्रेग्नेंट होने के बाद, बल्कि जब आप बेबी को कंसीव कर रहे हो उस दौरान से ही हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट भी ये बहुत एंडोर्स करते हैं कि इस पर आप ध्यान दें। और जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उस समय भी, उन क्षणों में भी किस तरह का माहौल उस बच्चे को मिला, ये बच्चे की ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। राइट। तो क्लासेस तो डेफिनेटली हैं, लेकिन एज अ मदर आप अपने बेबी को क्या बनाना चाहते हो, किस रूप में उसे पाना चाहते हो, इसकी प्लानिंग मैरिज के टाइम से ही हो जानी चाहिए। राइट। आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हो, फिर पार्टनर के साथ डॉक्टर को विजिट कर रहे हो कि आई वांट टू प्लान अ बेबी, एंड देन जब कंसीव करने का समय आया और 9 महीने पूरे, सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। ओके, ग्रेट। सो एक और भी देखने में आया है कि जब प्रेगनेंसी रहती है तब घर वाले बहुत सारे मतलब उसकी केयर रखते हैं, या अगर मैं बताना चाहूँ तो अंधश्रद्धा में भी रहते हैं कि यहाँ पे जाओ, ये मत करो, वो वहाँ पे इतने बजे नहीं जाना है वगैरह। तो मतलब एज डॉक्टर तो साइंस में बिलीव करते हैं और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो ये बारे में आपका क्या मैसेज है अपने व्यूअर्स को? अगर इस तरह की कोई भी अंधश्रद्धा है तो पूरे परिवार के साथ एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। देखिए, कई बार मैं मानती हूँ कि कुछ नेगेटिव वाइब्स से फैमिली को तकलीफ़ होती है और ज़रूर रिज़ल्ट पर असर ना आए, फाइनल बेबी अच्छा है, शायद इसीलिए वो लोग भी एक प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं। किसी का भी इंटेंशन तो ख़राब नहीं होता, लेकिन उस दौरान इस कलर के कपड़े ना पहनो, ये खाना मत खाओ, ये खाना गर्म है, इसके यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो और ये रिचुअल ज़रूरी करो। अगर माँ को पसंद नहीं है और वो फॉलो नहीं करना चाहती, तो एज अ कपल एंड एज अ फैमिली हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और मिलजुल कर एक अच्छा रास्ता निकालते हैं। बढ़िया, बढ़िया। और इसमें मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि बॉम्बे हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड वुमेन के लिए काफ़ी सारे सेमिनार्स करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी टिप्स दीजिए अपने व्यूअर्स को कि क्या वो ये वीडियो के द्वारा या आपसे मिलके वो बेनिफिट ले सकें? हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, न केवल देश के बल्कि देश के बाहर के भी काफ़ी ममाज, क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर फिर भी अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत लॉन्ग वेटिंग होता है, आपकी सोनोग्राफी होने के लिए कई हफ्तों का इंतज़ार आपको करना पड़ता है। तो वो सारे ममाज हमें ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं और ऑफ कोर्स कोई भी ममा अगर प्रेग्नेंट है और हमारी सलाह लेना चाहते हैं तो हम लोग वो सलाह ज़रूर देंगे। ग्रेट। वैसे तो मैम के साथ जितनी भी बातें करें वो कम ही लगती है, पूरा एक दिन निकल जाए, लेकिन अगेन एक मेरा एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आया कि आपने बहुत सारी कंट्री की विज़िट की है, राइट? और जैसे मैंने सुना है कि बाहर की कंट्रीज़ में चैलेंज आज की डेट में भी डॉक्टर्स की बहुत रहती है, जैसे अभी अभी आपने बताया वो हिसाब से। तो क्या डिफरेंशिएट आपने पाया इंडिया को और वहाँ के जो भी डॉक्टर्स, क्या आप मिले वो हिसाब से? शायद दूसरे देशों में जो डॉक्यूमेंटेशन है मेडिकल नॉलेज का, वो हमसे बेहतर है, लेकिन अगर आप स्किल्स देखें तो इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट। अगर आप कोविड के टाइम का भी रिज़ल्ट देखें तो हमारे देश के रिज़ल्ट सबसे अच्छे थे और हमने जो वैक्सीन का डेटा भी पूरा कलेक्ट किया, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। सेम टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाता है। हमारे
देश में आभा कार्ड करके हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें आपका पूरा मेडिकल डेटा होता है एंड बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट दे रही है. राइट. So we are one of the finest doctors and we are one of the best countries as far as healthcare is there. But जो costing है आपको यहाँ बहुत कम है बजाय दूसरे देशों के. Right. और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके लोग हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए. Right. So जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका आप बेहतरीन फ़ायदा लें और स्वस्थ रहें. ग्रेट ग्रेट. डॉक्टर सोनिया जी, यानी कि पूरे सूरत और गुजरात, या मैं बोलूँगा इंडिया के आइडियल पर्सन में से एक है. बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनको फॉलो करते हैं. तो मैम, आपका लाइफ का मिशन क्या है? मतलब आपका मिशन और विज़न के बारे में थोड़ा बहुत मैं कुछ जानना चाहता था. हाँ, विजन तो अब क्योंकि सूरत में ही रहूँगी तो बने मेरा सूरत हेल्दी ही मेरी लाइफ का विजन है. बट मेरा पर्सनल मिशन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. जो भी मेरी समझ बुद्धि ज्ञान से मुझे लगता है कि सही है वो कर्म में मैं विश्वास करती हूँ. फल की इच्छा तो कभी की नहीं. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द सिटी ऑफ सूरत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. उन्होंने अपने दिलों में हमको जगह दी, इतना प्यार दिया, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पे हूँ. उसके लिए दिल से शुक्रिया. ग्रेट ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच मैम. आप स्पेशली हमारे इनविटेशन पे आए. आपने बहुत सारा नॉलेज शेयर किया एक्सपेक्टेड वुमेन को, या उनके आने वाले जनरेशन को, या डॉक्टर्स को. तो दोस्तों, ऐसे ही हम पॉडकास्ट करेंगे, ऐसे ही कुछ बातें मैम से और भी करेंगे. नेक्स्ट एपिसोड में हम उनको वापस से बुलाएंगे और कुछ नए पहलू पे हम उनका नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ पे स्पेशल आए इसके लिए. थैंक यू. थैंक यू.